नमस्कार, आप सभी का स्वागत है संस्कृत शुश्रूषा में। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर ये जो दीपिका पुस्तक है इसके प्रथम भाग यानी कि कक्षा 6 षष्ठ कक्षायाः संस्कृत पाठ्य पुस्तक को। इस पाठ्य पुस्तक में जो है ये आपका फ्रंट पेज है जहाँ पर ये सारी पिक्चर्स दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर एक मुख्य पेज है। मुख्य पेज पर जो है संपूर्ण जानकारी दी गई है। ये जो है QR कोड भी दिया गया है जो कि पुस्तक से संबंधित है। यहाँ पर बताया गया है कि जो पुस्तक है राष्ट्रीय संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा जो है निर्मित है। और यही जो पुस्तक है जो है CBSE बोर्ड जो है यानी कि स्कूल सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इज कंसिडर फॉर क्लास 6। ठीक है, तो ये है बुक। और इसके कुछ जो है स्टार्टिंग के पेजेस पर जो है बहुत सारी जानकारी दी गई है इस पुस्तक के संबंधित। और साथ ही राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय यहाँ पर गान को भी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आता है ये पाठ्य अनुक्रमणिका। पाठानुक्रमणिका को यहाँ पर दिया गया है कि कौन कौन से पाठ जो है इसमें पढ़ाए जाने वाले हैं। और सबसे पहले यहाँ पर है पूर्ववाक और उसके बाद है भूमिका। इसके तदनंतर यहाँ पर दिया गया है वर्णमाला को। जब हम किसी भी भाषा को सीखते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी वर्णमाला को सीखना होता है। तो यहाँ पर भी जो है पाठ्य की इस भाषा की जो है संस्कृत भाषा की वर्णमाला को दिया गया है। और यहाँ पर फिर उसके बाद जो है एक एक करके सभी पाठों के नाम और जानकारी दी गई है। इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इस वर्णमाला को पूर्ण रूप से दिया गया है। ये है वर्णमाला जो कि संस्कृत भाषा से संबंधित है। तो हिंदी भाषा की भांति ही संस्कृत वर्णमाला में भी जो है दो भाग है, वो है एक स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर और व्यंजनों को भी जो है अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जो है स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, समान अक्षराणी और संधि अक्षराणी। दो भेद यहाँ पर बताए गए हैं स्वरों के, समान अक्षराणी और संधि अक्षराणी। तो आप कहेंगे कि इन दोनों में क्या फर्क है? समान अक्षराणी में वो अक्षर है, समान अक्षर वे अक्षर कहलाते हैं जिनका उच्चारण स्थान समान है और एक जैसा है, यानी कि एक जैसा समय लगता है, एक जैसी जो है इनका उच्चारण स्थान है। और ये जो संधि अक्षराणी है, ये संधि अक्षराणी इस प्रकार से है कि यहाँ पर जो है जिस प्रकार से संधि शब्द होते हैं उसी प्रकार से ये जो अक्षर है ये इन समान अक्षरों के मेल से या योग से संयोग से बने हैं। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है? जी हाँ, ये जो ए शब्द है वो अ और इस ई के मेल से मिलकर के बना है। और यहाँ इसी प्रकार से अ और ए के मेल से ये जो है दीर्घ ए बनता है। ये सभी जो अक्षर हैं इन्हें भी दो कैटेगरी में रखा गया है, ह्रस्व अक्षर और दीर्घ अक्षर। तो आप कहेंगे कि कैसे? ये इस प्रकार से कि ये जो अ है ये ह्रस्व अ है और ये दीर्घ है, क्योंकि इसके बोलने में कम समय लगता है इसलिए ये ह्रस्व है और इसके बोलने में अधिक समय लगता है इसलिए ये दीर्घ अक्षर है। तो इसी प्रकार से ई उ री री और री आप जब बोल के अपने मुख से देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये सभी अक्षरों के बोलने में कम या ज्यादा समय लग रहा है। तो इस प्रकार से जो है ये अक्षर जो है दीर्घ और स्वर में जो है परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि ह्रस्व और दीर्घ कहलाते हैं। और ये जो संधि अक्षराणी है ये अ, ए, ओ और ओ, ये वैसे जो है सभी संधि अक्षर हैं। अ और ई के मेल से ये बनता है ए, अ और ए के मेल से ये दीर्घ ए बनता है। अ और उ के मेल से जो है ओ बनता है और अ और ओ के मेल से जो है ये दीर्घ ओ बनता है। इस प्रकार से ये संधि अक्षर जो है दो दो समान अक्षरों के मेल से मिलकर के बनने के कारण ये संधि अक्षर कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं व्यंजनों की। तो व्यंजनों में जो है ये सभी जो है ये वर्ग्या या स्पर्शः कहलाते हैं। ये जो सभी हैं ये कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग ये सभी कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त ये जो सभी अक्षर हैं य, ण, य, ण, न और म, इनका जो उच्चारण स्थान है वो नासिका होता है, जबकि इन सभी का उच्चारण स्थान जो है भिन्न भिन्न है। इसी प्रकार से अंतस्थः या फिर अर्धस्वर जिनकी हम बात करें तो य, र, ल और व, ये जो सभी अक्षर हैं ये अंतस्थ या फिर अर्धस्वर कहलाते हैं। क्यों इन्हें अंतस्थ या अर्धस्वर कहा जाता है? क्योंकि इनके बोलने में भी कम समय लगता है। ये बिल्कुल जो है स्वरों के समान ही कम समय में, स्वरों से भी कम समय में ये बोले जाते हैं। और इनके बोलने में जो है मुख से हवा का
जो प्रवाह है बहुत ही कम मात्रा में निकलता है, इसीलिए इन्हें अंतस्थ या अर्धस्वर कहा जाता है। दूसरी बात जो है यहाँ पर आती है ऊष्मांड की। ऊष्मांड जो है श, श, स और ह, ये जो सभी अक्षर हैं, जब अपने मुख के आगे आप हाथ रख करके इन शब्दों का उच्चारण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके मुख से गर्म श्वास निकलती है। और श, स और ह, इसी प्रकार से गर्म श्वास निकलने के कारण और इनके उच्चारण गर्म श्वास के द्वारा होने के कारण जो है इन्हें ऊष्मांड कहा जाता है। अब जो अंत में दिया है वो है अयोगवाहु। अयोगवाहु क्या होते हैं? अनुस्वार और विसर्ग जो है यानी कि अंग और अह, ये जो दोनों अक्षर हैं ये अयोगवाहु है। तो अयोगवाह है इन्हें कहा जाता है। आप कहेंगे कि इन्हें अयोगवाह क्यों कहा जाता है? अयोगवाह वे अक्षर होते हैं जो न तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। अब हम इन दो अक्षरों की बात करें तो ये है अंग और ये है अह। अगर आप बात करें, इन्हें देखने पर ये लगते हैं कि ये दोनों जो है स्वर है, क्योंकि ये अ और आ से मिलते जुलते हैं, परंतु इनकी जो स्वर है, इनका जो उच्चारण है, उसकी जो बोलने की जो अभ्यास हम करते हैं तो हमें इसका जो साउंड जो सुनाई देता है, इसकी जो ध्वनि हमें सुनाई देती है वो न और ह की है, जो कि न और ह यहाँ पर व्यंजनों में आते हैं, जो देखने में तो स्वरों के जैसे लगते हैं पर होते जो है उनका जो ध्वनि है वो कैसी है? व्यंजनों की जैसी है। ना तो ये स्वर है और ना ही व्यंजन है। इस प्रकार के जो अक्षर है इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है वर्णमाला को बताया गया है स्वर, व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्मांड और अयोगवाह के रूप में इन्हें बांटा गया है। स्वर जो है वो दो भागों में बांटे गए हैं, समान अक्षराणी और संधि अक्षराणी। व्यंजन जो है वो 4 भागों में बांटे गए हैं, वर्ग्यः या स्पर्शः, अंतस्थः, ऊष्माणः और अयोगवाहु। ठीक है, तो इस प्रकार से इस 4 भाग में इस व्यंजन को बांटा गया है। और मैंने अभी आपको बताया ये जो संधि अक्षर हैं ये समान अक्षरों के दो अक्षरों के मेल से बने हैं। ये जो है सभी वर्ग्यः हैं, स्पर्शः हैं, यानी कि अलग-अलग जो है उच्चारण स्थानों के द्वारा इनका उच्चारण किया जाता है। यहाँ पर हमने स्वर अंतस्थ को जाना, यानी कि इनके जो बोलने में कम समय लगता है इसीलिए अंतस्थ, या फिर इनकी जो मुख से जो वायु नहीं निकलती है, मुख के अंदर ही इन शब्दों के उच्चारण के कारण इन्हें अंतस्थ कहा जाता है। गर्म श्वास निकलने के कारण इन्हें ऊष्मांड कहा जाता है। और ये जो अक्षर है दोनों के दोनों अंग और अह, ये देखने में तो स्वर जैसे लगते हैं, परंतु इनका जो उच्चारण, इनकी जो ध्वनि जो हमें सुनाई देती है वो व्यंजन की है, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहा गया है। इस प्रकार से आज हमने बहुत ही मोटे तौर पर जाना है वर्णमाला को। हम आगे बढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे इस वर्णमाला के बाद पाठों को भी। चलिए आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना है वर्णमाला को, संस्कृत वर्णमाला को। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा और आगे भी हम इसी प्रकार से बढ़ते जाएंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे पाठ्य पुस्तक के अग्रिम पाठों को भी। धन्यवाद। यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे करके जो है मैं इस वीडियो को खत्म करती हूँ। धन्यवाद।